जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से अपनी एक नई वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए जीके जीएस के कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए परीक्षा में आने के लिए दावेदार हैं। और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपसे सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो को हमने जो बनाया गया है आरपीएफ एसआई के लेवल को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। आपसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन हमने इस वीडियो में रखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने भी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम से पहले इस वीडियो पर विजिट किया है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और इसके महत्वपूर्ण फैक्टों को भी ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, शंभू महाराज को भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एसएससी सीएचएसएल 2022 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो इनका संबंध आपका कौन सा नृत्य है, तो कथक से है। कथक ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं शंभू महाराज से रिलेटिव आपके कुछ महत्वपूर्ण आपके बिंदुओं के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे आरपीएफ कांस्टेबल पूछे जा सकते हैं और ये सभी फैक्ट आपके लिए परीक्षा में दावेदार हो सकते हैं। जैसे पहला है आपका फैक्ट है कि आपका शंभू महाराज आपके किससे लखनऊ घराने के प्रसिद्ध एक नृत्यक थे और गुरु थे, आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है शंभू महाराज का संबंध आपका किस घराने से है, तो इनका संबंध आपका लखनऊ घराने से हो जाएगा। इन्होंने नवोदित श्री राम भारतीय कला केंद्र में कथक की शिक्षा दी और इसे विद्या की नई पहचान के रूप में इन्हें दिलाई। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो कहां पर शिक्षा दी थी, तो श्री राम आपका भारतीय कला केंद्र में इन्होंने शिक्षा दी थी। और 1956 में पद्मश्री और 1967 में आपका संगीत नाटक अकादमी आपका फेस्टिवल से इन्हें भी सम्मानित भी किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। बात करें, इन्होंने अपने पिता आपका काल्क प्रसाद और आपका काका बिंदिदिन महाराज और इनके बड़े भाई अच्छन महाराज से इन्होंने कथक में अपनी शिक्षा ली थी। इन्होंने अपने नृत्य में शोक, आशा, निराशा, क्रोध, प्रेम और घृणा जैसे भावों को दिखाया था। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आपके लिए होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके आने के लिए दावेदार होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। तो किस महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है वह जावा गर्त है, तो ये आपका हिंद महासागर का हो जाएगा। हिंद महासागर यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। बात करते हैं महासागर से रिलेटिव आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसे हिंद महासागर के सबसे हम गहरे बिंदु की बात करें तो आपका जावा गर्त है जिसे हम सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आपका सुंडा गर्त से रिलेटिव क्वेश्चन आपको 2021 एनटीपीसी में पूछा गया था। तो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है क्योंकि रेलवे अधिकांश क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह है पूर्वोत्तर हिंद महासागर का आपकी एक गर्त है, आपको पता होनी चाहिए और इसकी अधिकांश लंबाई जो है वह आपकी 7,725 मीटर या आपकी 25,344 फीट भी हम इसको कह सकते हैं। बात करें मरियाना गर्त की जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछता है। तो मरियाना गर्त विश्व की एक प्रमुख और बहुत ही गहरी आपकी महासागरीय गर्त है। यानी अगर हम बात करें तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो मरियाना गर्त जो हो जाती है विश्व की सबसे गहरी गर्त हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। बात करें पृथ्वी का सबसे गहरा समुद्र कौन सा है, तो प्रशांत महासागर आपका पृथ्वी का सबसे गहरा समुद्र है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और महासागर का सबसे गहरा हिस्सा कौन सा है, तो चैलेंज डीप आपका जो है महासागर का सबसे गहरा हिस्सा हो जाता है। बात करें विश्व के सबसे गर्म महासागर की, तो हिंद महासागर को विश्व का सबसे गर्म महासागर के रूप में भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन के लिए भी आपका जो है आरपीएफ दावेदार हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे गर्म महासागर, तो हिंद महासागर विश्व का सबसे गर्म महासागर है। आरपीएफ में इस क्वेश्चन को पूछने के लिए दावेदार बन जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी के दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की आज़ादी के दिन महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो महात्मा गांधी जो थे वे आपके कोलकाता में थे, आपको या कलकत्ता थे। आपका डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना होगा। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जहाँ से आपसे इसके फुल डिटेल्स के बारे में। भारत की आज़ादी या भारत को आज़ादी मिलने के दिन 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी बंगाल के नौ आपका ओखली में थे। वे आपके वहां पर हिंदू और मुस्लिम के बीच हो रही आपकी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए आपके वहां पर गए थे। आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी ने सोचा कि इन्हें इस दंगे की आग को हर हलाल में रोकना होगा और नहीं तो पूरे देश में क्या है आपका फैल जाएगी। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के प्रश्न में शामिल होने की गुजारिश आपकी महात्मा गांधी से की थी, लेकिन गांधी जी ने आपका इसे मना कर दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो थे गांधी जी, आपके ये क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी 2024 में हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पर थे? तो आपके कोलकाता में थे। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ने लिखा था? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अर्थशास्त्र आपका किसने लिखा था? तो बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र जो लिखा था मेरे प्यारे साथियों आपका चाणक्य ने लिखा था। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। जैसे पहली है आपकी हितोपदेश। तो हितोपदेश के अगर हम रचयिता की बात करें तो नारायण पंडित द्वारा हितोपदेश को लिखा गया है और महत्वपूर्ण भी होने वाले है। बात करें सहसनामा की, तो या शाहनामा की, तो आपकी फिर दोषी द्वारा लिखी गई थी। और नाट्यशास्त्र आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये क्वेश्चन दावेदार हो जाएगा। तो नाट्यशास्त्र जो लिखा था वह आपका भरत मुनि ने। हुमायूं नामू जो लिखा गया था आपका गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था, महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र के लेखक की बात करें आपका चाणक्य, और हरिश्चंद्र के लेखक आपके बाणभट्ट हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी फैक्ट जो हैं ये सभी पुस्तक जो है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दावेदार होने वाली है, यानी आरपीएफ में आपसे सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाली हैं। बात करें अष्टाध्यायी की, तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हो जाएंगे आपके पाणिनि जो हो जाते हैं अष्टाध्यायी के लेखक हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। बात करें यहीं पर बीजक की, तो बीजक जो रचना थी आपकी कबीर की थी और पद्मावती आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाएगी। दोनों ही रचना आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड होने वाली हैं। यहीं पर बात करें गोरा, तो आपका गोरा जो थी रविंद्रनाथ टैगोर की थी, आपको पता होना चाहिए गोरा। और पंचतंत्र आपका विष्णु शर्मा की हो जाएगी। गलती माधव बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, आपकी भभूति की थी। और आइन ए अकबरी बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड आपके लिए पुस्तक हो जाती है। अबुल फजल और कथा चरित्र सागर की बात करें तो सोमदेव हो जाएगा। और यहीं पर विक्रमा आपका देव चरित्र की बात करें तो विक्रम जो आपकी देव चरित्र थी ये आपकी बिल्हड़ और कामस्वरूप आपकी बादशाहन की हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बात करें भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वह आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो धार्मिक कार्यों के आपके प्रावधान की स्वतंत्रता जो दी गई है आपकी अनुच्छेद 26 में दी गई है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। बात करें धर्म से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और संबंधित आपके इंपॉर्टेंट सूचनाओं के बारे में, तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान में कुल आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। जैसे पहले की बात करें आपका अनुच्छेद 14 से जो 18 तक विवरण है आपका समानता का अधिकार है। और यहीं पर आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहीं पर बात करें अनुच्छेद 23 से 24 आपके शोषण के खिलाफ अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 25 से 28 आपके धर्म की आपके स्वतंत्रता का अधिकार है। वहीं पर बात करें 29-30 में आपका शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। और 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचार का अधिकार आपको दिया गया है। आरपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा दावेदार आप आरपीएफ परीक्षा के लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आरपीएफ एसआई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है हड़प्पा जो था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल था, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटिव आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं या आरपीएफ कांस्टेबल में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया आपका स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा था। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बात करते हैं हड़प्पा स्थल की खोज जो की गई थी आपकी 1921 में की गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हड़प्पा स्थल कब खोजा गया, तो 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा? तो राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा आपका जो खोदा गया था, आपका हड़प्पा स्थल खोजा गया था। आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में आपका आपका मुर्दों का टीला है। आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन सीधे तौर पर आपसे पूछ लिया जाता है मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है आपका मुर्दों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्या है? मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो जो था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, और हड़प्पा जो था सबसे पहला खोजा गया स्थल था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा की खोज जो की गई थी आपकी किसने? अमलानंद घोष ने जो की थी आपकी कालीबंगा की खोज की थी। ये क्वेश्चन आपसे आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला फैक्ट है आपका लोथल की खोज जो की गई थी आपकी 1954 में की गई थी, और डॉक्टर SR राव द्वारा आपकी लोथल की खोज की गई थी। बात करें कालीबंगा के स्थान पर उत्खनन का श्रेय आपका CB के आपका थापर और BB लाल को जाता है। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी आपकी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। आपको पता होना चाहिए। और राखलदास बनर्जी द्वारा आपकी मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता। तो चैनल को सब्सक्राइब बनता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत क्या कहलाता है? यानी जो आपका सूर्य का वातावरण है उसका बाह्यतम परत आपसे पूछा गया है, तो उसका जो बाह्यतम परत कहलाता है वह आपका आभा मंडल कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। तो बात करते हैं सूर्य से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है। जैसे पहली थ्योरी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से सूर्य की वातावरणीय बाह्यतम परत को आभा मंडल कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर एक प्रकाशीय वृत्त प्रतीत होता है, और उस आपका प्रकाशीय चक्र को सूर्य का आभा मंडल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आभा मंडल का तात्पर्य है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें सूर्य की बाहरी परतों में आपका कोरोना या आभा मंडल सूर्य की बाहरी परत कहलाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपकी सूर्य की बाहरी परत क्या कहलाती है, तो कोरोना जो है सूर्य की बाहरी परत कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। फोटोस्फीयर की बात करें तो प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर जो होता है प्रकाश मंडल होता है, और सूर्य की सबसे निचली व गहरी परत होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोस्फीयर क्या होता है, तो फोटोस्फीयर जो होता है सूर्य की सबसे निचली और गहरी परत को क्या कहा जाता है, तो सूर्य की सबसे निचली और गहरी परत को आपको फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल भी कहा जाता है। बात करें क्रोमोस्फीयर की या वर्णमंडल की, तो प्रकाश क्षेत्र का और सौर संक्रमण क्षेत्र के बीच स्थित होता है। क्रोमोस्फीयर क्या होता है, तो वायुमंडल जो आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय आपका जो आपका सूर्य ग्रहण के समय आपका दिखाई दे जाता है, क्या होता है, क्रोमोस्फीयर आपका दिखाई दे जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे दो क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को आपका कोरोना कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है सूर्य की सबसे निचली परत एवं गहरी परत क्या कहलाती है, तो फोटोस्फीयर आपका कहलाती है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सिलेक्टेड है। आरपीएफ क्वेश्चन में इन क्वेश्चनों के 100% क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपको इस क्वेश्चन को नोट करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में जो है वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपकी अनुसूचियों से संबंधित डिफरेंस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे बात करें भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में आपकी 12 आपकी अनुसूचियां हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो आपके 25 भाग हैं और 470 आपके अनुच्छेद या 470 आपके आर्टिकल है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में आपकी 4 अनुसूचियां थी और 8 अनुसूचियां थी और 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। क्वेश्चन एसएससी जीडी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के मूल जो कॉपी थी उसमें जो मूल आपका था, मूल कॉपी जो थी उसमें कितनी अनुसूचियां थी, तो उसमें आपकी 8 अनुसूचियां थी। जिनमें बात करें 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं अनुसूची को कब कब जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो 9वीं अनुसूची जो थी इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा आपका 1985 में जोड़ा गया। ये आपके चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। और 11वीं अनुसूची को आपका जो जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वें अनुसूची को जोड़ा गया था। वहीं पर बात करें 12वीं अनुसूची की तो 74वें संविधान संशोधन 1992 में आपका 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगर हम बात करें 9वीं अनुसूची की कि 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, 10वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं में क्या है और 12वीं में, तो 12वीं में आपकी न्यायपालिका है, 11वीं अनुसूची में आपकी ग्राम पंचायत आ जाती है और आपकी 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून आ जाते हैं। आपको बताना है 9वीं अनुसूची में आपका क्या है। अगर आपको ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं, आपको इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हमने 3 अनुसूचियों को आपको बता दी हैं। आप अगर आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे साथियों पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसका वर्णन करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसका वर्णन करती है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो जल्दी से जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह भी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है। क्वेश्चन है आपका पांडुचेरी किस आपके उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो बात करें पांडुचेरी की तो पांडुचेरी जो आता है वह आपका मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि मद्रास आपके उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1862 में आपके मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण हाई कोर्ट और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपके लिए पहला ही फैक्ट है कि पांडुचेरी जो आता है आपका मद्रास आपका उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। मद्रास उच्च न्यायालय जो है भारत के तमिलनाडु प्रांत का न्यायालय है। कहाँ का है? मद्रास जो आपका उच्च न्यायालय है वह भारत के तमिलनाडु क्षेत्र का न्यायालय में है। और मद्रास उच्च न्यायालय है कहाँ पर? तो आपका चेन्नई में है। बात करें मद्रास उच्च न्यायालय की आपकी स्थापना कब हुई थी, तो 1862 में आपकी मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन के बारे में आपका पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम का आपका न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नागालैंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो नागालैंड का उच्च न्यायालय आपका गुवाहाटी ही न्यायालय जो है आपका नागालैंड का है। मिजोरम का भी आपका उच्च न्यायालय जो है आपका कहाँ का है? गुवाहाटी का ही है। और अरुणाचल प्रदेश और असम का भी। इनकी आपकी जो पीठ होती हैं, जैसे आपका लखनऊ उच्च न्यायालय है, लखनऊ में आपकी क्या है? न्यायिक पीठ है आपकी किसकी? इलाहाबाद आपकी हाई कोर्ट की। तो इसी प्रकार इनकी पीठ बनी हुई है, मगर आपके उच्च न्यायालय यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहीं पर बात करें कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और आपका क्या आता है? अंडमान निकोबार न्यायालय आपका आता है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी किस न्यायालय के अंतर्गत आता है। ये जो आता है आपका कलकत्ता, इसमें आपका सही जवाब होगा। हैदराबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत आपका क्या आता है? तेलंगाना आता है, आपका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अन्य आपकी अंतःस्रावित ग्रंथि कार्यों को प्रभावित करती है। तो कौन सी ग्रंथि है? आपका सभी को पता होगा पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि, इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाता है। ग्रंथि टॉपिक भी आपका आरआरबी का एक फेवरेट टॉपिक है। ग्रंथियों से आपको अक्सर आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और विशेषकर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका साइंस का भी रोल आपका जो है आरपीएफ परीक्षा में अच्छा ठीक ठाक रहता है, तो आपको साइंस भी पढ़कर जाना होगा।
जैसे बात करें मानव शरीर में ग्रंथियों से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो मानव शरीर में लगभग आपको 600 से 1000 ग्रंथि, आपको ध्यान रखना है। आपको कहीं कहीं पर 600 भी मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 1000 भी मिलेगा। तो मानव शरीर में लगभग 600 से 1000 ग्रंथियाँ आपकी पाई जाती हैं। बात करते हैं आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से आपका पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो यकृत यानी लीवर आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आपको ध्यान रखना है। बात करें पीनियल ग्रंथि की, तो यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि पूछी जाए आपकी, तो पीनियल ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। थायराइड ग्रंथि की बात करें तो इसके कार्य बहुत पूछे जाते हैं, जैसे हृदय गति का नियंत्रण कौन करता है, ताप नियंत्रण कौन करता है, आपका चय पाचन सहित आपका शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करती है, आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अच्छी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे अच्छी ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे अच्छी ग्रंथि है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी ग्रंथि केवल आपकी स्त्रियों में पाई जाती है, तो अंडाशय। और शरीर की सबसे मजबूत ग्रंथि की बात करें तो गर्भाशय की मांसपेशियां जो होती हैं ग्रंथि के रूप में काम करती हैं, और शरीर की जो है सबसे मजबूत ग्रंथि के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है। तो बात करें मेरे प्यारे साथियों महात्मा गांधी के समाधि स्थल की, तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वह आपका राजघाट में है, आप सभी को पता होगा। यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाता है, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी का पहले तो पूरा नाम ही जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को जो हुआ था महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और स्थान की बात करें तो पोरबंदर के काठियावाड़ जिले में आपका गुजरात में क्या हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं महात्मा गांधी के पिता का नाम, तो आपका करमचंद गांधी जो था आपका महात्मा गांधी के पिता का नाम था। गांधी जी के शिष्य का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका मीरबेन हो जाएगा, और ये आपके लिए मोस्ट होने वाला है, आप इसे नोट करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें गांधी जी का भारत में आगमन कब हुआ था, तो 9 जनवरी 1915 को, यानी जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, तो उसके बाद जो गांधी जी का आगमन हुआ था वह आपका 9 जनवरी 1915 को हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बात करें वकालत पढ़ने जो इंग्लैंड गए थे, ये आपके 1888 1891 में गए थे। इनके राजनीतिक गुरु भी पूछ लिया जाता है, तो राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इन्होंने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किया गया था, तो इनका प्रथम सत्याग्रह आपका चंपारण 1917 में इन्होंने प्रथम सत्याग्रह किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किया। अधिकांश बच्चे इसमें जो है दांडी यात्रा लगा कर आते हैं, यानी दांडी मार्च यात्रा आपकी लगा कर आती है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डिफरेंस प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट बल्ले की माप कितनी होती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो जहां से क्वेश्चन बना है। तो बात करें क्रिकेट बल्ले की माप को लेकर, तो मेरे प्यारे साथियों क्रिकेट बल्ले की माप जो होती है 38 इंच आपकी क्रिकेट बल्ले की माप होती है, आपको ध्यान रखना है। यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में, जैसे क्रिकेट पिच की लंबाई बात कर लें, तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है 22 गज आपकी क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, आपको ध्यान रखना है। यहीं पर बात करें क्रिकेट बल्ले की माप आपकी 96.5 सेंटीमीटर या 38 इंच भी आपके क्रिकेट बल्ले की माप होती है। क्रिकेट बॉल के वजन की बात करें तो बॉल का वजन कितना होता है, तो 5.5 से आपका 5.75 ओंस आपका होता है। यहीं पर वॉलीबॉल गेंद की परिधि पूछी जाती है। ये क्वेश्चन जो है आपसे एनटीपीसी एसआई में क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, और एनटीपीसी में क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि वॉलीबॉल गेंद की परिधि। तो आपको ध्यान रखना है 66 सेंटीमीटर के लगभग आपकी वॉलीबॉल गेंद जो होती है उसकी परिधि होती है। वॉलीबॉल गेंद का भार कितना होता है, तो 270 कितना होता है 270 ग्राम की आपकी वॉलीबॉल गेंद होती है। क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई आपकी 28 इंच, जो आपके क्रिकेट के स्टंप होते हैं यानी जिनको हम विकेट भी बोलते हैं, तो क्रिकेट स्टंप जो होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है, तो आपकी 28 इंच होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि खो खो का जो मैदान होता है उसका मैदान कितने बाई कितने का होता है, तो आपका 29 बाय 16 मीटर का आपका जो आपका खो खो का मैदान होता है ये पूछा जाता है। खो खो में आपसे पूछ लिया जाता है इनमें कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपको पता होना चाहिए।
रग्बी फुटबॉल की बात करें तो इसका जो मैदान होता है वह आपका 110 बाई आपका 75 गज का होता है। और कबड्डी का मैदान कितना होता है तो 12.5 मीटर गुणा आपका 10 मीटर का आपका होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया। क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो किसने कराया था, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, सभी को पता होगा। यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होता। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनसे संबंधित आपके फैक्टों के बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं या अभी तक आपसे आरआरबी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे दीवाने खास आपका आगरा पोर्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है, शाहजहां द्वारा निर्माण कराया था। भरतपुर के किले की बात करें तो भरतपुर का किला जो है आपका भरतपुर राजस्थान में स्थित है और राजा सूरजमल द्वारा निर्माण कराया था। शेरशाह का मकबरा आपका शेरशाह के पुत्र द्वारा बनवाया गया था। जहांगीर महल की बात करें आपका आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और जहांगीर महल आपका अकबर द्वारा बनाया गया था। चीनी का रोजा आपका शाहजहां का हो जाएगा। अकबर का मकबरा आपका जहांगीर हो जाता है। और बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है, हुमायूं का मकबरा आपका किसने बनाया था तो बीवी आपकी फातिमा बीवी ने बनवाया। किसने बनाया था, हाजी बेगम ने बनवाया था। इसमें आपका सही जवाब होगा। बात करें आरामबाग आपका आगरा बाबर द्वारा बनवाया था। और जंतर मंतर मंदिर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जंतर मंतर मंदिर आपका जयचंद द्वारा सवाई जयसिंह द्वारा बनाया गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है। तो ये आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और हम इसको आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। इसके आगे भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ हमने इसमें दिवस दिए हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस को लेकर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे आपका आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था विश्व मलेरिया दिवस। तो विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को बनाया जाता है। बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की, आपका 7 अप्रैल को बनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस की बात करें 24 मार्च हो जाएगा। विश्व पोलियो दिवस आपका 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस आपका 29 सितंबर को बनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस आपका 22 मार्च को बनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस आपका 14 जून को बनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को बनाया जाता है। और विश्व शौचालय दिवस आपका 29 नवंबर को बनाया जाता है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको पता होना चाहिए। हमने क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है। आपको अगर आपको एक विकल्प यह भी मिलता है कि इनमें से कोई नहीं, ये भी आपको एक विकल्प मिलता है इनमें से कोई नहीं, तो अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बात करते हैं इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।